जय हिंद एवरीवन। तो भाई लेक्चर 25 में हम क्या कवर करने वाले हैं? ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर 25 में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया। तो रोड्स एंड हाईवेज की बात करेंगे। इंडिया जो है भाई, ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क लेके है। ठीक है, इंडिया का वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। तकरीबन हमने 4.3 मिलियन किलोमीटर का जो एरिया एग्रीगेट डिस्टेंस है वो कवर किए है ना। इंडिया का जो नेशनल हाईवे सिस्टम है, अगर इंडिया के हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर रहे हैं तो इंडिया के जो नेशनल हाईवेज है वो हमारे टोटल रोड नेटवर्क के 2% है। इसी के साथ साथ हमारे रोड नेटवर्क में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक एक्सप्रेसवेज आते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ नेशनल हाईवेज आते हैं, फिर हमारे स्टेट हाईवेज आते हैं। स्टेट हाईवेज के बाद में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, जिला जो रोड होती है ना। फिर आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, विलेज की जो पंचायत की रोड्स होती हैं वो भी रोड्स की कैटेगरी में आती हैं। तो टोटल ये जो रोड नेटवर्क है भाई हमारा, इसमें नेशनल हाईवेज के अंडर में कितना आता है? 1,22,434 किलोमीटर। ये नेशनल हाईवे के अंडर में आता है ना, नेशनल हाईवेज है ना, एक्सप्रेसवेज के अंडर में। वहीं स्टेट हाईवेज की बात करें तो इनके अंडर में आता है 1,47,800 किलोमीटर। ये स्टेट हाईवेज के अंडर में आता है। और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट और पंचायत की जो रोड्स है उनके अंदर में भाई काफी ज्यादा आता है। उनके अंदर में आता है भाई हमारा, हाँ, 44,55,000 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, ये भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट और पंचायत की रोड्स के अंडर में आता है। तो ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनको कौन बनाता है, इनको ऑपरेट कौन करता है? इनको बनाने का काम, इनको ऑपरेट करने का काम रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये जनरली स्टेट कैपिटल्स को, बड़ी बड़ी सिटीज को, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, रेलवे कनेक्शन हैं, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली ओन किया जाता है भाई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनको बनाता है, इनको ओन करता है। और इनको मैनेज कौन कौन करता है? इनको मैनेज करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ठीक है, इसके साथ साथ एक दूसरी बॉडी भी आती है NHIDCL। इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी की कैटेगरी में आती है। तो ये सब मिलके भाई हमारे नेशनल हाईवेज को मैनेज करते हैं। अब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की बात करें तो इसको सेटअप किया गया था NHAI एक्ट ऑफ 1988, है ना। किसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनका कंट्रोल है वो वही हमारा दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, इनके पास कंट्रोल रहता है। इनका बेसिकली इनका काम क्या रहता है भाई? जो भी हमारे नेशनल हाईवे के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, है ना, उन प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना, उन प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करना, उनको डेवलप करना, ये भाई NHAI का काम रहता है। तो NHAI को क्या भाई, एक उनको मैंडेट मिला हुआ है कि भाई भारतमाला जो परियोजना है ना, भारतमाला परियोजना फेज 1 जो है, इसके अंडर में 27,500 किलोमीटर का जो रोड्स है उनका कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना है। भारतमाला फेज 1 की परियोजना, फेज 1 की अगर हम बात करें तो एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि एक बड़ी स्कीम है। इसके अंदर में और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स है जो रोड और नेटवर्क से रिलेटेड है। बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि भाई देश में फ्राइट और पैसेंजर, यानी कि सवारी और माल की ढुलाई के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो आपकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है उनको ब्रिज करना, यानी कि मेजर जगहों पर रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों को बनाना। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेसिकली पूरी जिम्मेदार रहती है नेशनल हाईवे सिस्टम के लिए। ठीक है भाई, कौन कौन ये जो मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई थी अभी भाई, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, ये क्या करती है? ये नेशनल हाईवेज पे पूरा डेवलपमेंट का और मेंटेनेंस का वर्क करवाती है तीन आपकी बॉडीज के जरिए। पहले तो NHAI हो गई भाई हमारी, है ना। दूसरी भाई NHIDCL हो गई, PWD हो गए भाई आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो
फिर इसके बाद में भाई हमारा आता है कि भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भाई बेसिकली क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपके वो एक क्वाड्रिलेटरल शेप में रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जिसमें दो फेजेस आते हैं, है ना। फेज वन में भाई हमारे कौन कौन से एरियाज कवर है? फेज वन में हमारा दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके, चेन्नई से लेके, कोलकाता से लेके वापस दिल्ली। तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बन गया, ठीक है। ये मेजर स्टेशन इसमें आते हैं। और फेज टू में भाई नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर बना है भाई, एक नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर बना है। तो कहाँ से बना है भाई? वो आपका श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक बना है। दूसरा आपका बना है ईस्ट टू वेस्ट, वो बना है भाई हमारा सिलचर से लेके पोरबंदर तक, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट वाला दूसरा फेज टू में आता है। यही भाई हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना। ये मेजर स्टेशन को जोड़ता है। तो हर आपका जो लाइन है, हर जो लेंथ है, उसमें आपके कुछ मेजर स्टेशन आ जाते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली और मुंबई के रूट की बात करें, तो यहाँ पर मेजर मेजर स्टेशन कोटा, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत आ जाते हैं। मुंबई चेन्नई की बात करें तो पुणे, रायचूर, कडप्पा, रेनगुंटा आ जाते हैं, ठीक है। वहीं से अगर हम चेन्नई से लेके कोलकाता की बात करें तो बालासोर, कटक, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा आ जाते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं अगर दोबारा से भाई हमारी यहाँ से मुंबई से लेके हावड़ा तक की अगर हम बीच में बात करें, तो यहाँ पर इगतपुरी, भुसावल, नागपुर और टाटानगर आ जाते हैं, है ना। और बीच में अगर हम दिल्ली से लेके डायरेक्ट अगर चेन्नई की बात करते हैं तो आगरा, झांसी, इटारसी, वारंगल आ जाते हैं। और अगर हम दिल्ली से भाई बंगाल की बात कर रहे हैं, कोलकाता की बात कर रहे हैं, तो कानपुर, मुगल सराय, धनबाद और दुर्गापुर, ये सब एरिया हमारे आ जाते हैं, ठीक है। ये है भाई हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। वो हमें ये देखना है कि भाई इंडियन हाईवेज की नंबरिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप मैप पे इजीली किसी भी हाईवे का नंबर देख के एज्यूम कर सकते हो कि वो किस लोकेशन से किस लोकेशन तक रन करता है। बहुत यूजफुल है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो देखना है वो ये कि भाई नॉर्थ से लेके साउथ तक जो भी आपके हाईवेज मूव करते हैं उनकी नंबरिंग होगी इवन, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जो भी हाईवेज आपके जा रहे हैं उनकी नंबरिंग कैसे की जाएगी? इवन नंबर में की जाएगी, यानी कि 2, 4, 6 एक्सेट्रा। वहीं जितने भी हाईवेज हमारे ईस्ट से लेके वेस्ट तक मूव कर रहे हैं, है ना, उनकी नंबरिंग जो है वो की जाएगी भाई आपकी ऑड में, यानी कि 1, 3, 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और जितने भी मेजर हाईवेज हैं उनकी नंबरिंग आपकी सिंगल और डबल डिजिट में की जाएगी, यानी कि NH1 हो गया, NH2 हो गया, NH44 हो गया, कुछ इस तरीके से। अब नंबरिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जितने भी हमारे नॉर्थ टू साउथ हाईवेज हैं उनके जो नंबर्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीज होंगे, यानी कि नॉर्थ टू वेस्ट, सॉरी साउथ आपके कुछ हाईवेज है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से आपका 2 स्टार्ट हो गया, नहीं, ईस्ट से लेके वेस्ट की डायरेक्शन में नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी, मतलब रहेगी इवन में। लेकिन ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें भाई सेंट्रल इंडिया की, भाई ये हमारा एक इंडिया है ना। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ के एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हाईवे हमारा नॉर्थ साउथ वाला हाईवे जो है वो सेंट्रल इंडिया से होके निकल रहा है या फिर वेस्टर्न इंडिया से होके निकल रहा है, तो उसकी जो नंबरिंग है वो हायर होगी किसके रिस्पेक्ट में? ईस्टर्न इंडिया के रिस्पेक्ट। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब क्योंकि नंबरिंग आपकी ईस्ट से स्टार्ट होगी तो ये आपका NH2 हुआ, है ना। और ये आपका क्या होगा? ये NH आपका 6 या 8 जो भी हो सकता है, लेकिन इसकी नंबरिंग इससे हाई होगी। तो ईस्ट से नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी और वेस्ट तक नंबरिंग जाएगी, ये रहेगी हमारी इवन में। वहीं अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहे हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक वो डिक्रीज होती है, यानी कि यहाँ पर 1, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन रहे, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई हमारे 3 डिजिट वाले जो हमारे हाईवेज होते हैं, ये कैसे होते हैं? मान लीजिए भाई ये हमारा NH कौन सा था? 44 था, है ना। NH44 चल रहा है। तो NH44 पे क्या हो रहा है भाई? 3 डिजिट वाले जो आपके हाईवेज हैं ये सेकेंडरी रूट्स होते हैं या ब्रांचेस होती है मेन हाईवे की, है ना। ये आपका 244 हो गया, ये आपका बीच में 344 निकल के आ गया, ये 344 निकल गया, ये 244 निकल गया। तो मतलब ये इसकी सेकंड ब्रांच है, ये इसकी थर्ड ब्रांच, ठीक है, मेन हाईवे, नेशनल हाईवे 44 की। फिर इसके साथ में सफिक्सेस भी जुड़ जाते हैं, ABCD। ये क्या डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं भाई, जैसे ये हमारा 344 जा रहा था, तो इसे अगर एक रूट निकल गया, छोटा सा रूट निकल गया तो उसको A कर दिया, दूसरा रूट निकल गया तो B कर दिया। यानी कि ये आपके सेकेंडरी हाईवेज के भी सब हाईवेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग की जाती है। कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं भाई हमारे।
फैक्ट्स की बात करें तो भाई लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भाई हमारी कंट्री का कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हमारा 44। कहाँ से कहाँ तक भाई? श्रीनगर से लेके भाई हमारा जाता है ये कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर, सॉरी अब तो कश्मीर हो गया, कश्मीर यूनियन टेरिटरी से लेके कन्याकुमारी तक तमिलनाडु तक जाता है। ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है 3806 किलोमीटर। वहीं शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हमारा है NH766EE। इसकी टोटल लेंथ है 4.27। ठीक है, 4.27 है इसकी किलोमीटर। ये आपका कहां से कहां तक चलता है? ये आपका चलता है हिंदपीढ़ी से लेके बेलगिरी पोर्ट तक। ठीक है, कर्नाटक में, कर्नाटक में हितगिरी से लेके बेलगिरी पोर्ट तक चलता है। फिर उसके बाद में आता है भाई हमारा एक और हाईवे, भाई लेह मनाली हाईवे जो है ना। लेह मनाली वाला जो हाईवे है ये आपका वर्ल्ड का सेकंड, हाँ सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूडल मोटरेबल हाईवे की कैटेगरी में आता है। यानी कि एल्टीट्यूड के बेसिस पे देखा जाए, जैसे जिसपे आपकी रोड्स वगैरह बनी हुई है, जिसपे गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, तो वो आपका अटल सेतु वाला इलाका आ जाता है। ठीक है, अटल टनल सॉरी। फिर उसके बाद में फर्स्ट नेशनल हाईवे इंडिया में पहले ओल्ड NH1 हुआ करता था, लेकिन भाई फिर नया नंबरिंग सिस्टम आ गया। ये क्या करता था? ये भाई हमारा दिल्ली को अटारी से जोड़ा करता था, है ना, अटारी बॉर्डर पंजाब इंडो पाक बॉर्डर के पास में। लेकिन नए नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से NH1 जो है वो अब कहाँ से कहाँ रन करता है? वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रन करता है। ठीक है, नया नंबरिंग सिस्टम आपका 1-2 साल पहले ही आया। फिर अब आपको देखने भाई बाकी रोड्स के बारे में, जैसे कि हम स्टेट हाईवेज की बात करें। स्टेट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किया जाता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। ये स्टेट कैपिटल्स को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, बाकी मेजर सिटीज को आपस में जोड़ते हैं, और फर्दर ये आपके नेशनल हाईवे सिस्टम से जुड़ जाते हैं। ये रोड्स टोटल हमारी कंट्री की 4% रोड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, यानी कि जिला की जो रोडें होती हैं। ये रोड क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको जोड़ती हैं डिस्ट्रिक्ट्स के बाकी पार्ट्स के साथ में, है ना। इनको मेंटेन किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। टोटल 14% हमारे देश के जो रोड्स है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आती है रूरल रोड्स। रूरल रोड्स आपकी देश की तकरीबन 80% रोड्स है ना। ये आपकी मेंटेन की जाती हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। और फिर उसके बाद बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रोड बिल्डिंग और मेंटेनेंस के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं, तो PRO क्या करता है? वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में स्नो वगैरह क्लियर करने का, रिलीफ वगैरह पहुंचाने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो वही था हमारे इंडिया का रोड सिस्टम। मूविंग ऑन टू द रेल ट्रांसपोर्ट। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट यानी कि कितना भाई? 66,000 जो है किलोमीटर का जो एरिया है वो हमने कवर किया है ट्रेन के जरिए। ठीक है, USA का सबसे ज्यादा है, दैट इज 224,792। और उसके बाद आ जाता है भाई चाइना का, दैट इज 98,000 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ है इंडियन रेलवे की वो भाई आपकी 67,000 के आसपास आ जाती है। इंडियन रेलवे तकरीबन आपके 2 करोड़ लोगों को डेली 18,000 प्लस ट्रेन पे कैरी करके ले जाता है। पूरा का पूरा जो रेलवे सिस्टम है ये मैनेज किया जाता है रेलवे बोर्ड्स के जरिए, रेलवे बोर्ड के जरिए। ठीक है, रेलवे नेटवर्क हमारी कंट्री में जो है वो 16 जोन्स में डिवाइडेड है, 16 जोन्स में डिवाइडेड। ठीक है, इनको फर्दर आपके सब क्या बोलते हैं डिविजन्स में क्रिएट कर रखा है। लाइक नदर्न जोन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर, नॉर्थ सेंट्रल का प्रयागराज। तो मैच द फॉलोइंग में भाई ये पूछा जाएगा, आपको देखना पड़ेगा, है ना। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको आप याद रखिए, इसको स्पॉट कीजिए। नेक्स्ट आता भाई हमारा कि हमने इंडियन रेलवेज को अलग अलग गॉज में भी डिवाइड कर रखा है। गॉज यानी कि पटरी के बीच की कितना डिस्टेंस है। जैसे कि भाई हमारा ब्रॉड गेज आ जाता है। ठीक है, ब्रॉड गेज का कितना डिस्टेंस आता है? 1.676 मीटर। उसी तरीके से स्टैंडर्ड गेज आ जाता है, स्टैंडर्ड गेज और उसका आता है 1.4 मीटर। मीटर गॉज का आता है भाई 1 मीटर। नैरो गॉज फिर भाई हमारी आती है 0.762, है ना, मीटर। और ये नैरो गेज 2 आती है, इसको लिफ्ट गॉज भी कहा जाता है। इसकी जो बीच का डिस्टेंस रहता है दैट इज 0.610
मीटर। ठीक है, तो ये गॉर्जेस आपकी बेसिकली कॉलोनियल पीरियड में डेवलप की गई थी, फ्राइट और बाकी जो माल वगैरह, ट्रैफिक और गुड्स वगैरह है उसके मूवमेंट से रिलेटेड इनको अलग अलग जगह के हिसाब से कैटेगराइज किया गया। फिर हम आते हैं भाई वाटर ट्रांसपोर्ट पे। वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारा आएगा इनलैंड वाटरवे। ये थोड़ा जरूरी है ना, ये थोड़ा एक्सटेंसिव भी है, इसमें क्वेश्चंस आपके काफी पूछे भी जाते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर का जो एरिया है ये आता है नेविगेबल वाटरवेज। नेविगेबल वाटरवे से हम क्या समझते हैं? नेविगेबल वाटरवे से हम वो एरिया समझते हैं जहां पर आपकी नावें, खासकर मैकेनाइज्ड जो आपकी पोर्ट्स होती हैं, है ना, जिनके अंदर मशीन्स होती है, मोटराइज्ड जो होती हैं, मैकेनाइज्ड बोट्स आपकी मूव कर सकती हैं, छोटे मोटे शिप्स मूव कर सकते हैं। तो नेविगेबल वाटरवेज में आपके रिवर्स आ जाती हैं, कैनाल्स आ जाते हैं, बड़े बड़े लेक्स आ जाते हैं, बैक वाटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ आपकी क्रीक्स भी आ जाती हैं। तकरीबन हमारे देश का 45 मिलियन का टन का जो कार्गो है एनुअली इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए शिफ्ट किया जाता है। ये फ्यूल एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन इसके जो ऑपरेशन है ये कुछ स्ट्रेचेस तक ही है। लाइक अगर हम बात करें तो भाई यहाँ से लेके गंगा जो हुगली रिवर है यहाँ तक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर वाला एरिया हो गया यहाँ तक है। इसके ये बराक रिवर वाला आ जाता है असम में, है ना। फिर इसके बाद में गोवा में आपकी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उन तक आ जाता है। केरल के जो बैक वाटर्स हैं वो आ जाते हैं। मुंबई के आसपास के जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और जो आपके डेल्टाइक रीजन है भाई कृष्णा और गोदावरी वाले, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इनलैंड ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन भाई आपकी मैकेनाइज्ड वेसल्स के जरिए होते हैं। उसके अलावा भाई आपकी और भी अलग अलग तरह की बोट्स वगैरह होती हैं जो इन रिवर्स में, लेक्स में, कैनल्स में ऑपरेट करती है। कैनल्स का जो कंट्रोल रहता है वो किसके पास रहता है? कैनल्स को कंट्रोल किया जाता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI के जरिए। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1985 में एक्ट के जरिए आपका इस्टेब्लिश किया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि भाई वो किसी भी स्ट्रेच को वाटरवेज के तौर पे डिजिग्नेट कर सके अगर उसमें पोटेंशियल दिखती है डेवलपमेंट की। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक वाटरवे में शिपिंग और नेविगेशन की पोटेंशियल दिखती है तो भाई उसको नेशनल वाटरवेज के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? डिजिग्नेट कर सकते हैं। जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे ही हमारे नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा आएगा नेशनल वाटरवेज नंबर 1 या फिर NW1। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये वही स्टार्ट होता है हमारा प्रयागराज से। प्रयागराज से स्टार्ट होता है और फिर ये पहुंचता है भाई यहाँ हल्दिया। टोटल डिस्टेंस कवर करता है आपका 1620 किलोमीटर। तो NW1 जो है ये आपके अलग अलग रिवर से फ्लो करता है भाई। गंगा रिवर हो गई, ठीक है, भागीरथी हो गई, इसके साथ साथ हुगली। भागीरथी भाई वो स्टार्टिंग वाली नहीं, भागीरथी भाई यहाँ वाली आपकी बंगाल वाली। ठीक है, तो ये 3 मेजर रिवर सिस्टम है जो भाई यहाँ पर फ्लो करते हैं। इनके फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं। फिक्स्ड टर्मिनल्स कहाँ पर है? हल्दिया में है, फरक्का में है जहाँ पर रिवर डिवाइड होती है, पटना में है। ठीक है, और फ्लोटिंग टर्मिनल्स कहाँ है भाई? ज्यादातर आपकी कोलकाता हो गया, कोलकाता में इनका फ्लोटिंग टर्मिनल्स है। भागलपुर हो गया बिहार में, यहाँ फ्लोटिंग टर्मिनल्स है। वाराणसी हो गया यहाँ पर है, और प्रयागराज में। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे होता है। सेकंड आता है भाई हमारा नेशनल वाटरवेज नंबर 2 यानी कि NW2। ये बेसिकली एक स्ट्रेच है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ से कहाँ तक? ये आपका सदिया, है ना, सदिया नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में। वहां से लेके पूरा फ्लो करते हुए धुबरी तक आता है, यानी कि जस्ट बांग्लादेश से थोड़ा ऊपर की तरफ असम में। ठीक है, NW2 जो है भाई आपका ये मेजर फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज है, यानी कि ये माल की ढुलाई बहुत ज्यादा करता है, इसके लिए ज्यादा जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, और ये भाई हमारा थर्ड लॉन्गेस्ट है। अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर तो जो है वो NW2 है, लेकिन अगर इसकी टोटल डिजिग्नेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर NW2 है, लेकिन लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये भाई हमारा आता है थर्ड लॉन्गेस्ट, यानी कि इसकी टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर। ठीक है, फिर आता है भाई हमारा NW3। NW3 आपका बेसिकली केरल स्टेट में लाई करता है। कहाँ से कहाँ तक भाई रन करता है? ये आपका रन करता है कोल्लम से लेके कोट्टापुरम तक।
इसकी भाई जो टोटल लेंथ है तो वो है 205 किलोमीटर। ठीक है, इसकी विसिनिटी में क्या क्या आ जाता है, इसकी विसिनिटी में भाई हमारी आ जाती है वेस्ट कोस्ट कैनाल, वेस्ट कोस्ट कैनाल सिस्टम आ जाता है। और ये इंडिया का पहला वाटरवे है जो ऑल टाइम नेविगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, यानी कि 24 आवर्स आप इसमें इजीली नेविगेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर में वेस्ट कोस्ट कैनाल सिस्टम आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसमें चंपकरा कैनाल आ जाती है। ठीक, इसके बाद में उद्योग मंडल कैनाल आ जाती है। और ये आपका कोट्टापुरम हो गया, चेरथरा हो गया, और तिरुकपुआ हो गया, कोलम हो गया, अलापुआ हो गया, ये सारी जगहों से क्या करता है भाई, फ्लो होके जाता है। ठीक है, फिर आता भाई हमारा NW4 नेशनल वाटरवेज नंबर 4। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये भाई आपका कनेक्टेड है काकीनाडा से, काकीनाडा से, लेकिन ये आपका है पौंडीचेरी तक, कैनाल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, यानी कि गोदावरी जो रिवर है वो इसकी विसिनिटी में लाए करती है। ठीक है, गोदावरी है और सॉरी कृष्णा रिवर भी है, कृष्णा रिवर, ये दो रिवर्स इसकी विसिनिटी में लाई करती है। और लेंथ के बेसिस पे देखा जाए तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट आता है, यानी कि 1095 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है। तो ये हमारा सेकंड लॉन्गेस्ट आता है। इसका डिजिग्नेशन वाले ही NW4 है, लेकिन भाई लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट आता है। और ये भाई आपका टोटल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जो एरिया है वहां पर फ्लो करता है। फिर नेक्स्ट आता है NW5। NW5 क्या करता है भाई, हमारा उड़ीसा को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करता है ना। उड़ीसा यानी कि पैरादीप के पास है भाई, यहाँ पर हल्दिया के पास आपका वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है। ये बेसिकली स्ट्रेच आपका ब्राह्मणी रिवर पर है। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ साथ ईस्ट कोस्ट कैनाल सिस्टम भी आ जाता है, मतई रिवर भी आ जाती है, महानदी डेल्टा भी इसके पास में आ जाता है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है 623 किलोमीटर। ठीक है, कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट और आयरन का आना जाना इस रूट पर लगा रहता है। फिर सबसे लास्ट में आता है NW6, यानी कि नेशनल वाटरवेज नंबर 6। ये अब ऑपरेटेबल हो चुका है। ये असम स्टेट में लखीमपुर से लेके भांगा नाम की जो आपकी जगह है उनको जोड़ेगा। ठीक है, भांगा से लेके लखीमपुर तक 121 किलोमीटर का भाई लंबा हमारा वाटरवे है, जो सिलचर से लेके मिजोरम के बीच में लाई करता है। तो भाई ये तो भाई वाटरवेज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवाऊंगा किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे इन टॉपिक से पूछे गए। अब हम अथॉरिटीज की बात करें तो भाई हमारी आ जाती है सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि CIWTC। 1967 में इसको बनाया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कोलकाता। ठीक है, मेनली क्या काम रहता है इनका, इनका मेनली काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड। तो भाई माल की ढुलाई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो आपका काम रहता है, लेकिन किस जगहों पर, गंगा रिवर सिस्टम में, ब्रह्मपुत्र में, हुगली में, सुंदरबन एरियाज, ये जो एरियाज है यहाँ पर भाई आपकी माल की जो ढुलाई है, गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका CIWTC देखता है। ये बेसिकली एक रेगुलर कार्गो सर्विस के तौर पे कोलकाता और करीमगंज जो असम में है, और कोलकाता और बांग्लादेश और हल्दिया और पटना के बीच में चलता रहता है। सेकंड भाई हमारी जिसके बारे में आपको बताया था IWAI, यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भाई ये आपकी एग्जिस्टेंस में आई थी 27 अक्टूबर 1986, है ना। किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। इनका बेसिकली क्या काम रहता है, इनका बेसिकली काम रहता है भाई इनलैंड वाटरवेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डेवलप करना, उनको मेंटेनेंस करना, उनको भाई क्या करना, तरीके से रेगुलेट करना। और इनको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के द्वारा ग्रांट भी दिया जाता है। इनका हेड ऑफिस मेरे घर के पास यानी कि नोएडा में ही सिचुएटेड है, यूपी में, है ना। अथॉरिटी इनको है कि भाई इन्होंने अपने रीजनल ऑफिस भी सेटअप कर रखे हैं, गुवाहाटी, कोची, कोलकाता, पटना, और सब ऑफिस आपके आपके प्रयागराज हो गया, ठीक है, भागलपुर हो गया, फरक्का हो गया, कोल्लम हो गया, वाराणसी हो गया, इन जगहों पर इनके सब ऑफिस भी हैं। अब इसके साथ साथ भाई हमारा एक आता है नेशनल इनलैंड इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। ये भाई हमारा कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारा पटना में सिचुएटेड है। ठीक है, तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, लेकिन किस तरह से पूछी जाती है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा। क्योंकि देखने में ये इन्फॉर्मेशन बहुत इजी लग रही है ना भाई, NW1 यहाँ से यहाँ तक चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया,
लेकिन हम कई बार कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनके बारे में हम देखेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद टू यू ऑल।